नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाराबंकी से। बाराबंकी में जोगनी मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी त्रिवेदीगंज के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा होकर पहुंचे और मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा का विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन में कहना था कि मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा कार्यकर्ता और जनमानस के साथ अभद्रता करते हैं और देख लेने की धमकी देते हैं। विरोध प्रदर्शन में यह भी कहा गया कि दिन रात अवैध तरीके से मिट्टी का खनन करवाया जाता है और मंडल अध्यक्ष होने की धमकी लोगों को दी जाती है, धौंस जमाया जाता है। विरोध प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि पूर्व में से डीडीसी का चुनाव था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संतदीन रावत की पत्नी से 2 लाख रुपए लेकर मंडल अध्यक्ष सचिन वर्मा ने भाजपा समर्पित प्रत्याशी बताकर वोट मांगा है और हैदरगढ़ विधायक दिनेश रावत और उनकी पत्नी आरती रावत और सुनील सिंह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और तब भी उनको भाजपा प्रत्याशी को जिताने में वो असमर्थ हो गए। सूचक गाली दे रहे हैं, तो ऐसे मंडल अध्यक्ष को हम लोग नहीं चाहते कि हमारे त्रिवेदीगंज में भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करे। ऐसे मंडल अध्यक्ष को हम तत्काल चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व को यहाँ से हटाया जाए और हम जिला अध्यक्ष श्री शशांक उसमें जिसे हम अपने बातों के माध्यम से प्रत्येक गांव में जाते थे तो मंडल अध्यक्ष अपने दबंगई के बल पे कहते थे अगर वोट नहीं है लोगों को। कानपुर देहात में मां बेटी की अग्निकांड में जलकर मौत के बाद राजनीति जोरों पर चल रही है। हाल ही में आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गांव पहुंचा सपा का प्रतिनिधिमंडल और 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से बातचीत करने पहुंच गए। इस बीच सपा के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे के नेतृत्व में मंडौली गांव प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है और प्रशासन की गई कार्रवाई और सरकार से मिली सहायता के विषय में जानकारी ली गई। इस बीच मनोज पांडे ने घटना को लेकर दुख जताया, तो वहीं सपा प्रतिनिधिमंडल दल के साथ पहुंचे विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी जमकर सरकार पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि एसआईटी जांच और डीएम द्वारा कराई जा रही मजिस्ट्रियल जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ वो हैं और समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा है कि आपको न्याय दिलाया जाएगा और आपके लिए वो हमारे लिए वो लड़ेंगे। अभी तक अगर बात की जाए सोमवार की घटना है, सोमवार से अब तक जो है प्रशासनिक अमले से कितनी आपको मदद मिली है, कितना आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं इस घटनाक्रम? अभी तक जमीनी स्तर पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये तो लेखपाल और एक जेसीबी ड्राइवर दीपक उसी दिन गिरफ्तार हुए, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सांत्वना दी है कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और जो भी हो सकता है वो मेरे लिए करेंगे। लोग अपने वादे के अनुसार आज पहुंचे हैं। दुख को जाना है कि जो हम लोगों ने सुना था कि जिलाधिकारी की गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। जिलाधिकारी जो अपनी हिटलर शाही के लिए मशहूर हो चुके हैं, ये लोग सुनना नहीं चाहते जनता की। ये सुनाने गए तो थे जिलाधिकारी के यहाँ, तो इनके कपड़े उतरवा के इनको धरना भी नहीं देने दिया, इनकी बात भी नहीं सुनी, इनकी जांच भी नहीं करी। आपने अगर वो एसडीएम का लेटर पढ़ा, उसमें पहले से लिखा है दबंग परिवार है। हमको तो नहीं लगा देख के दबंग परिवार है। ये एसडीएम साहब को कैसे मालूम पड़ गया परिवार दबंग है? तो ये जो सारी योजनाएं हैं वो तानाशाहीपूर्ण है, क्योंकि सरकार का संरक्षण है, एक गरीबों को उजाड़ने वाली सरकार है और जो जातियों के आधार पर काम करे उसका आपने देख ही लिया, क्योंकि जो व्यवस्था है जो विशेष है उसके हिसाब से वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमने परिवार के दुख को जाना है, हम लोगों ने समझा है और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। लोग अपने वादे के अनुसार आज पहुंचे हैं। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभात त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रभात, आपसे समझना चाहेंगे, सपा का डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है, क्या कुछ बातचीत की गई? मैं बताना चाहूंगा कि जो सपा का जो डेलीगेशन वहां पहुंचा था, तो उन्होंने परिवार से हर संभव मदद करने की बात कही और उन्होंने जो सरकार जो अधिकारी के द्वारा जो जांच करी जा रही है उनको उन पर विश्वास नहीं था। उन्होंने ये बात कही कि जो जांच है वो किसी अन्य जगह से कराई जाए, क्योंकि जो जिन अधिकारियों को आरोप लगाया जा रहा है वही उन्हीं अधिकारियों के बीच से कोई निकाल कर अगर तो उसकी
जांच करेगा तो उसमें सही साक्ष्य सही चीजें निकल कर नहीं सामने आएंगी। जिसके लिए अमिताभ बाजपेयी जो प्रतिनिधिमंडल में गए थे उन्होंने भी ये बात कही। मनोज पांडे जो है जो सपा के प्रतिनिधिमंडल के जो मुखिया बना के भेजे गए थे उन्होंने भी यही बात कही थी। और इस तरह से अमिताभ बाजपेयी ने ये भी कहा कि जो डीएम है और जो मतलब वहाँ के एसडीएम है जिन्होंने प्रार्थना पत्र में जो दिखाया कि परिवार दबंग है, तो दबंग की स्थिति तो कहीं सामने नहीं आ रही, क्योंकि परिवार की प्रताड़ना और परिवार की स्थिति तो सामने दिख रही है कि अगर तो परिवार दबंग होता तो कहीं कब्जे में झोपड़ी बनाकर नहीं रह रहा होता। परिवार दबंग होता तो वो कहीं किसी आलीशान मकान में रह रहा होता और इस स्थिति में अपना जीवन यापन नहीं कर रहा होता। परिवार दबंग होता तो उसकी माँ और बेटी जलकर मर ना गई होती। तो प्रभात, जहां पर मदद करने की भी बात कही गई है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी, तो क्या कुछ आर्थिक राशि उनकी तरफ से प्रदान की गई है अभी तक पीड़ित परिवार को? देखिए, अभी तक ये चीजें तो सामने नहीं आ रही, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि हर राजनीतिक दल जो है इस समय पर अपनी रोटियां सेकने का कार्य करेंगी, तो उस हिसाब से हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं वो किसी आर्थिक मदद देने के लिए कहीं ना कहीं कोई इच्छा जता रहे हो, या हो सकता है आर्थिक मदद जो है उस परिवार की करने की बात कही हो। अब तक जो है किसी भी डेलीगेशन को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। इससे पहले भी कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलना चाह रहा था, समाजवादी पार्टी के भी कई कार्यकर्ता पहले आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया था। लेकिन आज जो ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है, तो आपसे जानना चाहूंगे सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या इंतजाम देखने को मिले? सबसे बड़ी बात देखिए, आपको बताएंगे कि ये बहुत ही मतलब खराब बात है। इस बात को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा कि देखिए कोई पीड़ित परिवार है, अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है तो जैसे सत्ता पक्ष की कोई राजनीतिक पार्टी, सत्ता पक्ष की जो पार्टियां अगर तो उनके लोग, उनके विधायक, उनका प्रतिनिधिमंडल वहां जा सकता है, तो अन्य पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है वो भी तो वहां जाकर क्या नाम है स्थितियां देखती है कि परिवार के साथ मदद हो पा रही है या नहीं हो पा रही, जिसको लेकर अन्य पार्टियां जो सत्ता पक्ष की थी या विपक्ष की थी, जो विपक्ष की पार्टियां थी वो वहां पे जाने के लिए थी, तो उनको रास्ते में भी रोक लिया गया। अमिताभ बाजपेयी जो कि जिस दिन घटना है उसके अगले दिन जाने की वहां पर थे, तो उनको रास्ते में ही रोककर नजरबंद कर दिया गया था। उसके बाद कई मतलब रायबरेली से उन्नाव में मनोज पांडे उनको नजरबंद कर दिया गया था। उसके अलावा अन्य जगह से जो लोग थे उनको जाने के लिए वहीं पे बीच में ही रोक लिया गया था। लेकिन चूंकि अगर जो जब तक विपक्ष के लोग वहां पर पहुंचकर उन चीजों का जायजा और मुआयना नहीं करेंगे तो सही चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष की जो पार्टी वो कभी अपनी कमियां नहीं बताएगी, और प्रशासन की अगर जो कमियां हैं और कमियां अगर दिख रही होती तो चीजें उजागर करके सामने लाए होते हैं। प्रभात, एक और सवाल अहम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि झोपड़ी तो अब नष्ट हो चुकी है, तो ये पीड़ित परिवार अब कैसे, कहाँ पर आश्रित है, कहाँ रह रहा है, किस तरीके से इनका खाने पीने का गुजर बसर हो रहा है इस वक्त? अभी चूंकि मामला चर्चा में है और उसको देखते हुए तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहायता दी जा रही है, लेकिन जब यही मामला 10-5 दिन बाद बीत जाएगा तो उस परिवार की क्या स्थिति होगी। जैसे बलवंत सिंह के परिवार की जो 1 महीने पहले पुलिस ने मार के पीट कर मार दिया था, तो वैसे ही 1 महीने 2 महीने बाद इनकी स्थिति क्या होगी, ये चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। ठीक है प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। प्रभात त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने जानकारी दी है कि सपा का डेलीगेशन वहां गया है, पीड़ित परिवार से बातचीत की गई है और हर संभव मदद की उन्होंने यहां पर वादा किया है, आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। और ये भी कहा गया पत्रकारों से बात करते हुए कि एसआईटी जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय पुलिस पर अब भरोसा नहीं रह गया है और इसीलिए सपा का ये पूरा डेलीगेशन, जैसे कि तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है समाजवादी पार्टी का वो यहाँ पर पहुंचा है। पीड़ित परिवार से बात की गई है, उनका हालचाल जाना गया है। और एक जो बात अहम निकलकर सामने आई कि पहले कहा जा रहा था कि दबंग परिवार अवैध रूप से कब्जा करके रह रहा था, लेकिन सपा के जो यहाँ पर डेलीगेशन के जो लोग पहुंचे हैं, जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर ये परिवार से मिलकर किसी भी तरह से नहीं लगा कि ये कोई दबंग परिवार था। अगर दबंग होता तो इस तरह झोपड़ी बनाकर नहीं रह रहा होता। और अब खबर है बुलंदशहर से, जहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है, जिससे एक छात्र की मौत हो गई जबकि 2 छात्र घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बिलसूरी में श्याम सिंह इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए छात्र जा रहे थे, जिस वक्त उनके साथ यह हादसा हुआ। पुलिस ने अब शिवम नाम के इस छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया। हाँ जी, 13 दिन आए। क्या बात हुई? गांव के दो बच्चे उससे बाइक से जा रहे थे
और वो आपस में एक लड़का और मिल गया गाँव का ही। कहाँ? तो उससे पेट्रोल पंप पे है लेजर स्कूल तो उल्ली तरफ। फिर क्या हुआ? तो वहाँ जाके वो बात करने लगे आपस में। लेकिन जो है पीछे से ट्रैक्टर आया और ट्रैक्टर वाले ने पीछे से तीनों को ठोक दिया। अच्छा, तो उसमें कोई बच्चे खड़े हुए जो खड़े है? कोई बच्चा गुजर गया उसमें? हाँ, एक लड़का खत्म हो गया और दो की हालत। और अब खबर आगरा से है, जहां पर नहीं थम रहा है ओपन बार का सिलसिला। ताजा मामला सामने आया नाबालिग, आपको बता दें कि नीति बाग से मामला सामने आया, जहां पर पंचवटी तिराहे से यहां पर खुले में शराब की बिक्री हो रही है और खुले में उसका सेवन भी किया जा रहा है। आगरा पुलिस की लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो दुकानदार हैं या जो शराबी हैं वो बाज नहीं आ रहे। शराब की ओपन महफिल सजाई हुई है और ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें खुले में बिक रही शराब और खुले में शराब पीने का जो वीडियो है ये तेजी के साथ वायरल हुआ है, कैमरे में कैद हुआ है। यह आगरा से वीडियो बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप है। बुलंदशहर से खबर है कि कब्र से युवक का शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने के लिए ग्रामीणों ने गुहार लगा दी है। दरअसल मोबाइल ब्लास्ट से मौत के दावे को लेकर नकार दिया गया है। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। साथ ही बता दें आपको कि 7 दिन पहले की घटना है, जब ससुराल में युवक गया हुआ था, उसकी मौत हो गई थी। ससुराल वालों ने मोबाइल ब्लास्ट कारण बताया है मौत का, लेकिन मृतक आबिद जिसका नाम है, उसके परिजनों का यह दावा है कि ससुराल वालों ने आबिद की हत्या की है। पीड़ित परिवार अब ग्रामीणों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और सिटी मजिस्ट्रेट से आबिद का शव कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की जा रही है। और मैं चिड़ाव का रहने वाला हूं। सर, मेरा चचेरा भाई है आबिद। वो तकरीबन 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 7 साल बाद जो है वो जो है कुछ समय तो घर पे रहा, उसके बाद बटकर रहने लगा। उसके बाद वो जो है उसके मिजाज कुछ वहाँ रहने के नहीं बने, तो वो कहने लगी मैं रहूँगी तो वहाँ रहूँगी अपने पियर में। तो वो वहाँ जाके रहने लगे। उसके कुछ समय बाद वो सऊदी चला गया। एक बार गया तो 2 साल में आ गया। पहली कमाई भी उसी को दी। अब गया तो वो 4 साल में 12 तारीख में वहाँ से लौटा। 12 तारीख में करीब 11 बजे के करीब वो वहाँ से एयरपोर्ट पे उतरा। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उसकी बीवी और उसकी बहन और उसके भाई और 1-2 साथी और 3-4 लोग साथ में थे, वो उसे। और कन्नौज से मामला सामने आया, जहां राजकीय सम्मान के साथ एमएलसी को अंतिम विदाई दी गई है। मंत्री आसिम अरुण शव यात्रा के साथ पहुंचे मेहंदी घाट, जहां पर एमएलसी बनवारी लाल दोहरे के जाने पर भावुक हो गए मंत्रीगण। यहां पर आपको बता दें, उनका कहना है कि जल्दी नहीं ले सकता कोई बनवारी चाचा का स्थान। पार्टी के लिए उनके किए गए संघर्षों को याद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गार्ड सलामी के बाद एमएलसी के बेटे ने मुखाग्नि दी है। डीएम, एसपी समेत सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब रुक करेंगे मथुरा की ओर, जहां आपको बताते चलें कि लाडली कुंज अयोध्या कुंज के रहने वाले करीब 100 सालों से यहां पर निवास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ठाकुर जी का एक मंदिर भी है। ये लोग यहां रहकर सेवा पूजा करते हैं, सदियों से यहां पर रहते चले आ रहे हैं। और निवासियों के अनुसार ये मिली भगत करके ठाकुर राज राजेश्वर महाराज की संपत्ति है, जिसका कब्जा सौदा नाजायज तौर पर विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने भूमाफियाओं को कर दिया है। वो जबरन उस मंदिर में रहकर ठाकुर की सेवा कर रहे साधु संतों को वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उनके मंदिर में जो बाथरूम और कुछ कमरे हैं उन्हें भी तोड़ दिया गया है। कारण ये है कि मैं काफी समय से रास राजेश्वर लाडली कुंज में वृंदावन में पूजा सेवा करता चला रहा हूँ। और ये मंदिर महाराजा जगदम्बिका प्रताप नारायण सिंह की तरफ से स्थापित किया गया था। और इसी तरह से पहले एक पुजारी रहते थे गोपाल जी चतुर्वेदी। उनके मरने के बाद में श्री राजकुमारी विमला देवी ने मेरे को यहाँ पर पुजारी नियुक्त कर दिया आजीवन, कि आप जब तक रहेंगे पंडित जी तब तक आप ही पूजा सेवा करेंगे यहाँ। और उसके बाद में उनका जो है देहांत हो गया। उनके देहांत होने के बाद में पहले एक जो चौबे जी रहते थे पुजारी, उनके कोई रिश्तेदार आए थे, उन्होंने 400 लीटर का दान पात्र बनाया है, जिनका नाम हेमकांत
माफिया गौरव मलिक, मनीष चतुर्वेदी और जवाहर चौधरी, ये आके नहीं जबरदस्ती तोड़ के घर को तोड़ दिया अभी है। मिर्जापुर में मेशी फर्गुसन टेफे ट्रैक्टर का किसान मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां पर कार्यक्रम में उद्घाटन किया गया। चेन्नई से आए हेमंत उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित किया गया और फीता काटकर इस समारोह का शुभारंभ किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेशी फर्गुसन अपने भारत की सबसे पुरानी ट्रैक्टर कंपनी है और कृषि में जितनी भी ट्रैक्टर उपयोग में लाए जाते हैं उनमें मेशी का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। किसानों में एक विश्वास का प्रतीक है और ये विश्वास ट्रैक्टर में लगे हुए ट्रैफे जेन्युइन पार्ट्स की वजह से होता है, जो कि शॉपी में उपलब्ध है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शॉपी के संचालक गोपाल जी शुक्ला, रजत शर्मा, आलोक और दर्जनों किसान हिस्सा लेते नजर आए। रायबरेली में जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित की गई अधिकारियों की टीम ने पेट्रोल पंप पर अचानक जाकर चेकिंग की है। इस छापेमारी से पेट्रोल पंप पर हड़कंप देखने को मिला है, जहां पर अधिकारियों के आने से पेट्रोल पंप के संचालकों में भी दहशत दौड़ गई। दरअसल कुछ लोगों के द्वारा जिलाधिकारी के पास लिखित शिकायत दी गई थी कि शहर के कई पेट्रोल पंपों पर मिलावटखोरी और घटतोली की जाती है। इन तमाम शिकायतों को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय टीम गठित की और उसके बाद पेट्रोल पंप के जांच के आदेश दे दिए। जिलाधिकारी के द्वारा गठित की गई टीम ने आज शहर के लगभग आधा दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप पर जाकर छापेमारी की है और उनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। कुछ लोगों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को घटतौली के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि टीम गठित करके जो है पेट्रोल पंपों की जांच करा ली जाए। उसी के संबंध में आज शहर के कुछ पंपों की जांच की रही है। वर्तमान में मौके पर फिरोज गांधी। योगी सरकार ने भले ही बाल श्रम पर रोक लगा रखी हो, पर रायबरेली में प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर प्रभारी प्रधान अध्यापक ने बच्चों को मजदूरों की तरह काम लेते हुए उनसे नजर आ रहे हैं। दरअसल रोड किनारे लगे हुए पीडब्ल्यूडी के ईंटों को बच्चों से चोरी करवाया जा रहा है। तो वहीं इस कारनामे को स्थानीय पत्रकार ने जैसे ही अपने कैमरे पर कैद किया तो झल्लाए हुए गुरुजी ने पत्रकार से ही अभद्रता करना शुरू कर दिया। इस पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया गया है और ग्रामीणों के बीच बचाव के बाद इस मामले को शांत कराया जा सका। दरअसल ये पूरा मामला विस्तार से आपको बता दें कि जिले सलोन तहसील के क्षेत्र स्थित मटका गांव का ये मामला है, जहां पर गुजरे हुए सलोन जगतपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है सीमेंट की पुरानी ईंटों को निकालकर रोड के किनारे लगाया गया है। और आज प्राथमिक विद्यालय मटका के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बच्चों को डांट डपटते हुए मौके पर खड़े होकर ईंटों को नौनिहालों से उठवाने का काम किया। तो वहीं इसी दौरान एक पत्रकार ने पूरा नजारा कैमरे में कैद कर लिया है, जिसके बाद पत्रकार और प्रधानाध्यापक की झड़प हो गई। ये तस्वीरें हम आपको भी दिखा दें। आप देख सकते हैं कि छोटे नन्हे बच्चे हैं और ये साइड में खड़े हुए प्रधानाध्यापक साहब हैं, जो अपनी नजर देखकर मतलब अपनी सुपरविजन में इन तमाम बच्चों से ईंटें ढुलवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं चलती हुई सड़क है, किसी वाहन से कभी भी कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, लेकिन प्रधानाध्यापक को शायद इसका अंदाजा ही नहीं है, इसलिए वो इन छोटे बच्चों से बेखौफ होकर ईंटें ढुलवा रहे हैं। यहाँ पे आज हम जो है रोड से जा रहे थे तो सूरज पत्रकार हैं, एक अग्रहरी जो डी क्षेत्र के हैं, जिला रो हैं, वो वीडियो बना रहे थे जिसमें जो है पीडब्ल्यूडी का ईंटा जो है प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय मटका के जो है अंदर करवा रहे थे, बच्चों से ढुलवा रहे थे। वो खड़े थे और बच्चे ईंटा ढो रहे थे। और रायबरेली में आज बाबा जगमोहनेश्वर धाम पहुंचकर चंदापुर मंदिर के पास प्रेस वार्ता की गई है। इसमें कमेटी के अध्यक्ष राघव मुरारका ने बताया है कि सुबह 4 बजे राज परिवार के द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा और फिर जलाभिषेक शुरू होगा। संपूर्ण मंदिर परिसर में बैरी कंटिंग की जा रही है, इससे कि भक्तों को दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो। दरअसल महाशिवरात्रि को लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि अपराह्न 11 से लेकर 2 बजे तक 101 यजमानों के द्वारा सामूहिक रूप से बैठक कर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग का एक विशाल दरबार बनाया जाएगा, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे।
क्या खास बात है कि पूरे जिले से और आसपास के लोग बड़ी संख्या में आते हैं? मेरा नाम प्रज्ञा रत्न मिश्रा है। जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर में एक छोटा सा भक्त हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रायबरेली शहर की स्थापना सन 1902 में हुई। उसी काल में राजा जगमोहन सिंह, जो कि जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर के संस्थापक हैं, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई, उनके द्वारा ये संकल्प लिया गया था। तो 1902 में ही इस मंदिर का अनावरण हुआ। उसी समय और चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों ने वेतन न मिलने पर हड़ताल शुरू कर दी है। उच्च अधिकारियों के वेतन दिलाए जाने को लेकर यह हड़ताल है। सीतापुर से मामला सामने आया, जहां पर अधिकारियों की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन वेतन अब तक इन कर्मचारियों को नहीं मिल सका है। सीतापुर के महमूदाबाद नगर में स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों ने यह धरना प्रदर्शन शुरू किया है। चीनी मिल गेट के सामने ही वेतन न मिलने से आहत होकर करीब 150 मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल करने के दौरान वहां पर मौजूद मजदूरों से हड़ताल करने के बारे में बात की गई, तो बताया गया है कि हर एक महीने में 5 से 7 तारीख को वेतन मिल रहा था, लेकिन अब की बार जनवरी महीने का वेतन उन लोगों को नहीं मिला है। इससे लगभग 150 मजदूरों ने हड़ताल कर दी और समय से वेतन दिलाए जाने के लिए संबंधित उच्च अधिकारियों से मांग की जा रही है। जब तक दूसरे मजदूरों की समस्याओं का हल नहीं हो जाता, तब तक मजदूर कार्य नहीं करेंगे। ये किए हैं क्योंकि हम लोगों को पहली बात तो टाइमली वेतन नहीं मिला, और दूसरी बात जो वेतन हम लोगों को हर साल मिल रहा था 10% बढ़ के मिल रहा था, लेकिन वो अब की बार नहीं मिला। समस्या है बस यही है कि ना तो 10% बढ़ के वेतन मिल रहा। समस्या साहब ये है, यहाँ 24 साल से हम काम कर रहे हैं मास्टर रूप से। यहाँ 28 रुपया मिलता है, तो उसी तरीके से हर साल में 10% बढ़ोतरी बढ़ के बराबर मिला। तो आज जो है 257 रुपये पे पहुँचे हैं। दिसंबर में जो है 10% लग जाता था, लेकिन दिसंबर। अब बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमानगढ़ रेंज और कॉर्बेट नेशनल टीम ने संयुक्त तौर पर पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी है। आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान जंगलों में प्रवास कर रहे डेरों की बारीकी के साथ तलाशी ली गई है। दरअसल वन्य जीव की सुरक्षा के लिहाज से यह अभियान चलाया जा रहा है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व रेंज के झिरना रेंज से सघन चेकिंग पेट्रोलिंग अभियान शुरू किया गया। और सोनभद्र के शक्तिनगर में अकबर अंसारी नाम के एक शख्स की बेटी ने न्याय न मिलने से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गंभीर हालत में परिजनों ने इस युवती को शक्तिनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए युवती को नेहरू अस्पताल में भेज दिया गया है। युवती आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और दरअसल एक दिन पहले ही युवती रहस्यमय ढंग से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शक्तिनगर विद्यालय के कमरे में बंद पाई गई। इससे उसके परिजनों और पुलिस ने उसे बाहर निकाला। किन परिस्थितियों में छात्रा विद्यालय के कमरे में बंद रही, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। तो वहीं कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही का भी यहां पर मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा सुबह 8 बजे कॉमन रूम में जाते हुए दिख रही है, पर 12 बजे जब छुट्टी हुई, छुट्टी होने के बाद भी छात्रा शाम 5 बजे तक घर नहीं पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अब छानबीन शुरू कर दी है। अब वो बोली थी उनको फीस जमा करना है, फीस जमा करके मम्मी पापा 10 बजे तक हम आ जाएंगे। वो 10 बजे तक आए नहीं, तो हम लोग फिर खुद जाए तो 1:30 बजे तक आएगी। 1:30 बज गया तो हम लोग 2 बजे तक इंक्वायरी चालू कर दी। गए स्कूल में तो कुछ लोग गार्ड थे, तो बोले कि आप जा करके देख लीजिए। तो घूम घाम के इधर उधर हम लोग देखे तो पता नहीं चला। फिर हम लोग वहाँ से आए, 100 नंबर डायल किए, 112 नंबर डायल किया, थाने में गए। थाने वाला एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के पिता के द्वारा उसकी लड़की को गायब होने, उसके बाद मिलने के बाद उसको फांसी लगाकर हत्या का प्रयास करने का प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों। और आसनगांव स्टेशन के पास लोकल ट्रेन के पहिए से धुआं निकलने लगा, तो वहां खड़ी यात्रियों की भीड़ लग गई। इस बीच सेंट्रल रेलवे के आसनगांव स्टेशन के पास मुंबई की ओर जा रही कसारा लोकल के डर से यात्री ट्रेन से कूद गए। अचानक पहिए के नीचे से धुआं निकलने लगा, लेकिन चक्करमणि पैसेंजर रेल की पटरियों पर चलकर आसनगांव स्टेशन पहुंच रही है। सौभाग्य से
कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर धुआं क्यों निकला, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन है और आसपास आप देख सकते हैं यात्रियों की काफी भीड़ जमा हुई है। जो इस पहिए के नीचे जिस तरह से आग लगी, जो धुआं निकलता हुआ देखा, उसको देखकर ट्रेन से नीचे उतर गए। आपको बता दें कि इसकी जांच फिलहाल रेलवे सिस्टम कर रहा है।